परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं। और इस कथन को पूरी तरह असत्य साबित करने वाला मामला है कविता रैना हत्याकांड, जिस मामले को सुलझाने के लिए पूरे शहर के पुलिस कर्मियों को एकत्र होना पड़ा और मामले को सुलझाने के लिए जिन तरीकों को अपनाया गया उन तरीकों को देखकर लोगों द्वारा शुरुआती जांच में तो इस मामले को बेस्ट इन्वेस्टिगेशन से संबोधित किया गया, किंतु मामले के अंतिम चरण तक पहुंचते इस मामले को वर्स्ट इन्वेस्टिगेशन की उपाधि दे दी गई। तो आखिर क्या थी कविता रैना हत्याकांड की पूरी कहानी? क्यों इस केस को सुलझाने में भारतीय पुलिस कर्मियों के पसीने छूट गए? आखिर क्यों कविता रैना की अंतिम यात्रा में शामिल लोगों ने उनकी अर्थी को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस घटना की पूरी कहानी को विस्तार पूर्वक। परंतु इस घटना की कहानी शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहे और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल काव्या टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपराध की दुनिया की दिलचस्प और सत्य कहानियों को जानने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर से। इसी इंदौर में एक जगह है मित्रबंधु नगर। इसी जगह पर 5 लोगों का एक परिवार निवास करता था। परिवार में संजय रैना, इनकी धर्म पत्नी कविता रैना और इनके 2 बच्चे ध्रुव रैना और यशस्वी रैना तथा संजय रैना की बुजुर्ग मां कांता देवी सभी साथ रहते थे। तो बात है वर्ष 2015 की। उन दिनों संजय रैना ईमेल कंपनी में बतौर सेल्स मैनेजर के पद पर तैनात थे। मां कांता देवी और पत्नी कविता रैना घर पर रहती थी और दोनों बच्चे विद्यालय में पढ़ाई करते थे। यशस्वी रैना अभी छोटी थी, जिसकी उम्र महज 6 वर्ष थी और पिछले वर्ष ही उसका स्कूल में दाखिला करवाया गया था। यशस्वी का विद्यालय समय सुबह 7 से दोपहर 1:30 का था। छोटे होने के कारण कविता रैना अपनी 2 पहिया वाहन से यशस्वी को स्कूल के लिए बस स्टॉप तक छोड़ने और लेने आया करती थी। इसी संदर्भ में दिनांक 24 अगस्त 2015 कविता रैना दोपहर के लगभग 1 बजे अपने घर से अपनी 2 पहिया वाहन से निकल जाती है। दरअसल उस दिन उन्हें अपनी ड्रेस लाने दर्जी के पास जाना था, इसीलिए वो समय से पहले ही निकलकर अपना काम निपटा लेना चाहती थी। किंतु 1:30 बजे तक कविता रैना अपनी बेटी को लेने बस स्टॉप पर नहीं पहुंची। जब कविता की पड़ोसी जया की नजर बस स्टॉप पर खड़ी यशस्वी पर पड़ी तो जया यशस्वी को अपने साथ घर ले आई। घर आने पर कांता देवी ने जया से कविता के बारे में प्रश्न किया तो जया ने बताया कि कविता बस स्टॉप पर कहीं नहीं थी, जिस कारण वो अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए यशस्वी को अपने साथ घर ले आई। तभी संजय रैना घर में दाखिल होते हैं। दरअसल दिन के 2 बजे घर आकर खाना खाना संजय रैना की दिनचर्या में शामिल था। जब संजय रैना को पता चला कि कविता घर नहीं आई तो संजय काफी चिंतित हो गया। इन्होंने अपनी जेब से फोन निकाला और पत्नी कविता के नंबर पर फोन किया, परंतु इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि फोन तो घर में ही बज रहा था। कविता फोन साथ लेकर नहीं गई। अब परिवार के सदस्यों के पास इंतजार करने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं था। हालांकि संजय रैना अपने रिश्तेदारों से फोन करके कविता के बारे में जानने की कोशिश में लगे हुए थे, परंतु शाम 6 बजे तक कविता की कोई जानकारी नहीं मिली। मायूस होकर संजय ने कानून की मदद लेना ठीक समझा और शाम के 7 बजे संजय रैना कनाड़िया पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपनी पत्नी कविता रैना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। साथ में उनके 2 पहिया वाहन तथा नंबर की जानकारी भी दे दी, परंतु पुलिस अब इस मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती है क्योंकि कविता को गायब हुए अभी केवल 5 घंटे का समय ही बीता था और उनके मुताबिक ऐसे मामलों में गुमशुदा व्यक्ति देर सवेर वापस घर आ जाता है। खैर, इस मामले की रिपोर्ट तो लिख ली जाती है, जिसके बाद आसपास के एरिया की पुलिस चौकी में कविता की फोटो तथा उम्र सर्कुलेट कर दिए जाते हैं
और संजय रैना को घर जाने को कह दिया जाता है। मगर देर रात को संजय रैना के पास पुलिस का फोन आता है और पुलिस उन्हें इंदौर के MY अस्पताल में मुर्दा घर बुलाती है, क्योंकि उस रात पुलिस को एक जली हुई लाश बरामद होती है। संजय रैना लाश की शिनाख्त करते हैं, किंतु लाश जली हुई होने की वजह से पहचान कर पाना मुश्किल था। मगर लाश के एक हाथ पर टैटू बना था, जिससे पता चल जाता है कि वो लाश कविता रैना की है। पुलिस संजय को उस रात घर भेज देते हैं और सुबह पोस्टमार्टम के बाद लाश को लेकर जाने की कहते हैं। उस रात रैना परिवार में मातम का माहौल था, सभी का रो रो कर बुरा हाल था। खैर, 25 अगस्त सुबह 9 बजे संजय रैना अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ पत्नी की लाश लेने अस्पताल जाता है, तो लाश से पहले संजय को लाश से बरामद कुछ आभूषण दिए जाते हैं, जिन्हें देखकर संजय रैना हैरान हो जाता है, क्योंकि ये सारी वस्तु उसकी पत्नी कविता रैना की नहीं थी। एक बार फिर संजय रैना लाश की शिनाख्त करते हैं, तो इस बार वो कहते हैं कि ये उनकी पत्नी नहीं है। बहरहाल संजय खुशी खुशी घर लौट आते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि उनकी पत्नी जहाँ कहीं भी है, जिंदा है। पुलिस तो अपना काम कर ही रही थी, परंतु संजय रैना भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता था। इसीलिए 25 अगस्त को उन्होंने अपनी पत्नी कविता के गुमशुदगी के पोस्टर छपवाए, जिनमें कविता की फोटो, उम्र और साथ ही जानकारी देने वाले को 25,000 के इनाम की घोषणा की। इन पोस्टर को संजय रैना ने शहर के कोने कोने में चिपकवाया, जिससे धीरे धीरे लोगों को कविता के गायब होने की खबर मिलने लगी। कविता को गायब हुए 48 घंटे बीत चुके थे। तभी 26 अगस्त सुबह 11 बजे कनाड़िया पुलिस को फोन द्वारा जानकारी दी जाती है कि इमली चौराहे पर बने नालों में 2 बोरे तैर रहे हैं और इन बोरों में से तेज दुर्गंध आ रही है। पुलिस बिना समय गवाए अपनी टीम के साथ इमली चौराहे पर पहुंच जाती है और बोरों को बरामद कर लेती है। इन 2 बोरों में मानव शरीर के 3-3 टुकड़े मिलते हैं, जिनमें 2 हाथ, 2 पैर, सिर तथा धड़ था। पुलिस लाश को तुरंत ही MY अस्पताल भिजवाती है और एक बार फिर से संजय रैना को कॉल किया जाता है। लाश की शिनाख्त के लिए उन्हें MY अस्पताल बुलाया जाता है। संजय रैना फिर से अपने रिश्तेदारों के साथ बदहवास हालत में अस्पताल पहुंचते हैं। इस बार लाश को सूरत देखकर आसानी से पहचाना जा सकता था और संजय ने कविता को पहचान लिया। कविता द्वारा पहने गए सभी सोने के आभूषण गायब थे, साथ ही उसकी 2 पहिया वाहन का भी कोई ठिकाना नहीं था। पोस्टमार्टम के बाद कविता की लाश को परिवार को सौंप दिया गया। हालांकि शहर में चिपकाए गए पर्चों से पूरे शहर को कविता के साथ हुए भयानक कांड की जानकारी लग गई और उसकी अंतिम यात्रा में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। परंतु लोगों में इस हत्या को लेकर इतना आक्रोश था कि कविता के शव को बीच सड़क पर रखकर हत्यारों को पकड़ने के लिए प्रदर्शन किया जाने लगा। लोगों द्वारा नारेबाजी की जाने लगी। पुलिस के उच्च अधिकारियों की समझाइश पर कविता की शव का अंतिम संस्कार किया गया। लोगों तथा उच्च अधिकारियों के दबाव के कारण ये मामला क्राइम ब्रांच अपने हाथों में ले लेती है। कविता की मृत्यु के पीछे पुलिस का पहला शक परिवार के लोगों पर होता है और इस कारण पुलिस संजय और कांता से अलग अलग पूछताछ करती है। लगभग 12-12 घंटे तक इन्हें पुलिस थाने में बिठाकर इनसे पूछताछ की जाती है। लोगों को जब ये बात पता चलती है कि पुलिस संजय रैना और कांता देवी को अपराधी मानकर पूछताछ कर रही है, तो वो भी उन्हें शक के नजरिए से देखने लगते हैं। लोगों तथा पुलिस के रवैये से परेशान होकर संजय रैना एक दिन अपने दोनों बच्चों को लेकर SP ऑफिस पहुंच जाते हैं और पुलिस द्वारा कातिल को ना पकड़ने की शिकायत करते हैं। ये
खबर सोशल मीडिया के माध्यम से फिर से लोगों तक पहुंचती है तो एक बार फिर से पीड़ित परिवार की तरफ लोगों की हमदर्दी और पुलिस की तरफ आक्रोश बढ़ने लगता है, जिसके बाद इंदौर पुलिस हरकत में आती है और इस केस की जांच को गंभीरता से लिया जाता है, जिसके लिए पूरे शहर के पुलिस कर्मियों को काम पर लगाया जाता है। कुल 80 अधिकारी जवान की 4 टीमों का गठन किया जाता है, जिनमें पुलिस के कांस्टेबल से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों को भी सम्मिलित किया जाता है। प्रथम टीम की कार्य प्रणाली में टेक्निकल एरिया की जानकारियां एकत्र करना था, जिनमें कॉल्स तथा सीसीटीवी शामिल थे। द्वितीय टीम में फॉरेंसिक और साइंटिफिक एरिया की जानकारियों पर कार्य करना शामिल था, जिनमें फिंगरप्रिंट जैसी चीजें शामिल थी। तृतीय टीम का कार्य अति महत्वपूर्ण था, जो कि क्राइम सीन को रिक्रिएट करना था, जिससे कातिल की गलतियों का पता लगाया जा सके। और चौथी और आखिरी टीम की कार्य प्रणाली में ऊपर की तीनों टीमों द्वारा एकत्र की गई जानकारियों को वेरीफाई करना था। इस तरह चारों टीमों ने अपना अपना कार्य शुरू कर दिया। पूछताछ के दौरान कविता के पति संजय रैना ने बताया कि 24 अगस्त को कविता अपनी ड्रेस लेने दर्जी के पास गई थी। दर्जी का नाम महेश बैरागी और इसकी पत्नी का नाम मीना बैरागी है। मीना तो नहीं परंतु महेश पुलिस के शक के दायरे में था, क्योंकि साल 2013 में अश्लील वीडियो बनाने के कारण उस पर केस किया गया था। इसके साथ ही मनीष ने 21 अगस्त को अपनी दर्जी की दुकान के पास एक और दुकान 11 महीने की कॉन्ट्रैक्ट पर किराए पर ली, जिसमें उसने साड़ियों का व्यवसाय शुरू किया। जिसके बाद दर्जी की दुकान मीना और साड़ी की दुकान महेश संभालने लगा, परंतु 20 अगस्त को नई दुकान खोली। 24 अगस्त को कविता गायब हुई और 26 अगस्त को कविता की लाश के टुकड़े मिले। तभी 1 सितंबर को महेश ने साड़ी की दुकान भी बंद कर दी। पुलिस ने महेश से 12 दिन तक कड़ी पूछताछ की। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि कविता की हत्या उसके सिर पर लोहे की रोड मारकर की गई है और लाश के टुकड़े मिलने से 36 घंटे पहले ही उसकी मौत हुई थी। फिलहाल तो पुलिस महेश को पूछताछ के बाद छोड़ देती है, क्योंकि अभी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। पुलिस की प्रथम टीम, जो कि तकनीकी क्षेत्र में जुटी हुई थी, इस टीम ने कनाडिया इलाके, वैभव नगर तथा एमले चौराहा और आसपास के कई इलाकों की घटना के समय किए गए फोन कॉल्स की जांच का फैसला किया। 24 अगस्त को लगभग उन सभी एरिया में कुल मिलाकर 5 लाख कॉल किए गए थे। ये कार्य पुलिस टीम के लिए काफी चुनौती भरा था, परंतु कड़ी मेहनत से पुलिस टीम ने 1000 कॉल को सस्पेक्ट के रूप में छांटकर अलग कर लिया। किंतु तकनीकी क्षेत्र की इस जांच में इतनी मशक्कत के बाद भी नाकामी हाथ लगी। खैर, अभी तक कविता की स्कूटी का कुछ पता नहीं चल पाया था। पुलिस भी उसे ढूंढने के प्रयास में थी। तभी नौलखा क्षेत्र की एक पार्किंग एरिया से गार्ड का कॉल आता है। उसके द्वारा बताया जाता है कि 24 अगस्त से एक 2 पहिया वाहन यहाँ लावारिस खड़ी है। उसके साथ एक गार्ड ने वाहन नंबर भी बताया, जिसे सुनकर पुलिस के कान खड़े हो गए, क्योंकि ये वाहन नंबर कविता की वाहन के थे। पुलिस तुरंत ही वाहन पार्किंग स्थल पर पहुंच जाती है, परंतु एक बात जो पुलिस के समझ नहीं आ रही थी कि कविता के घर से इतनी दूर इस वाहन को यहाँ कौन लेकर आया। सबसे पहले वाहन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। इसके बाद गार्ड से पूछताछ की तो पता चला कि कोई आदमी ये वाहन यहाँ लाया था। क्योंकि पुलिस का शक मनीष बैरागी पर था, तो उन्होंने गार्ड को मनीष का फोटो दिखाया। गार्ड ने तुरंत मनीष को पहचान लिया, क्योंकि उस दिन गार्ड और मनीष की वाहन के हैंडल लॉक करने पर बहस हो गई थी। इसी के साथ प्रथम टीम को ये जानकारी प्राप्त होती है कि महेश की दुकान से 4 दुकान छोड़कर एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, जिस पर सीसीटीवी कैमरा लगे थे। और 26 अगस्त को महेश उस इलेक्ट्रॉनिक शॉप के मालिक को 24 तारीख की फुटेज दिखाने की बात करता है, जिससे ये बात साफ थी कि हो न हो महेश सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस टीम ने इलेक्ट्रॉनिक दुकान के कैमरा की सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें महेश उस दिन कई बार इधर से उधर आते जाते नजर आया था,
फुटेज में कविता कहीं नहीं दिखी। इसी आधार पर एक बार फिर महेश को उठाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है और फिर से उसे छोड़ दिया जाता है। इसके साथ ही पुलिस ने कुल 177 में से 100 लोगों को शक के दायरों में लेकर पूछताछ की। वो लोग शामिल थे जो पिछले 10 सालों में कविता के संपर्क में आए थे। इन लोगों में सब्जी वाला, प्लम्बर, राशन वाला, पड़ोसी, दोस्त, टीचर सभी लोग शामिल थे। कविता का घर, दर्जी की दुकान, कविता का 2 पहिया वाहन, इमली चौराहा, सब कुछ 10 किलोमीटर के दायरे में था। इसीलिए पुलिस ने अपनी जांच की दिशा इसे 10 किलोमीटर के अंदर सीमित कर दी। इसके साथ ही पुलिस ने मनीष बैरागी के फोन को ट्रेस भी कर लिया, जिसके बाद मनीष की लोकेशन दिन में 2 बार मनीष के दोस्त टिकम चंद के फ्लैट पर शो करती थी। पुलिस ने मनीष और टिकम चंद दोनों को आरोपी मानकर टिकम के फ्लैट की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को टिकम के फ्लैट पर लोहे की रोड और चाकू बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक इन्हीं सब को हत्या में इस्तेमाल किया गया था। 107 दिन की जांच के बाद आखिरकार अक्टूबर 2015 में पुलिस ने मनीष को आरोपी मानकर एक प्रेस वार्ता रखी, जहां मनीष के चेहरे को सफेद कपड़े से ढका हुआ था, क्योंकि अभी तक मनीष का अपराध साबित नहीं हुआ था और कानून व्यवस्था के अनुसार जब तक किसी अपराधी का गुनाह साबित ना हो जाए उसका चेहरा दुनिया को नहीं दिखाया जाता। इसके साथ ही पुलिस ने कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि कविता पर मनीष का दिल आ गया था। कविता अक्सर उसकी दुकान पर कपड़े सिलवाने आया करती थी और जब 24 तारीख को वो अपनी ड्रेस लेने महेश की दुकान आई तो मनीष ने उसे ये कहा कि कपड़े उसके घर पर पड़े हैं और इतना कहकर वो कविता को कपड़े लाने उसके साथ लेकर टिकम के फ्लैट पर चला गया, जहां उसने कविता से जबरदस्ती करने की कोशिश की और जब कविता मनीष की पकड़ में नहीं आई तो उसने कविता के सिर पर रोड मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद मनीष ने कविता के शरीर के टुकड़े किए, उन्हें बोरों में भरकर इमली चौराहा स्थित नालों में फेंक दिए। हालांकि इससे पहले कि ये प्रेस वार्ता समाप्त हो पाती, मनीष ने अपने मुंह से सफेद कपड़ा निकाल दिया और पुलिस पर उसे झूठे आरोप में फंसाने का इल्जाम भी लगाया। बताया जाता है कि इस प्रेस वार्ता के बाद पुलिस ने महेश की बुरी तरह कुटाई भी की थी। खैर, 15 मार्च 2018 को कविता रैना मामले का फैसला सुनाया गया, जिस पर एक बार फिर लोगों का गुस्सा कानून पर भड़क उठा। इस मामले में कुल 41 गवाह मौजूद थे, परंतु फिर भी मनीष को कोर्ट ने 3 साल कैद में रहने के बाद बाइज्जत बरी कर दिया, क्योंकि कोर्ट में मनीष का अपराध साबित नहीं हो पाया। सीसीटीवी में बार बार दिखने या फिर फोन की लोकेशन टिकम के फ्लैट पर आने से मनीष का अपराध साबित नहीं होता और किसी ने भी कविता और मनीष को साथ में नहीं देखा था। मनीष का कहना था जो कुछ कविता के साथ हुआ उसे भी उस बात का अत्यंत दुख है, परंतु उसका भी एक परिवार है, वो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। इतना सब करने के बाद भी पुलिस इस मामले को सुलझा पाने में नाकाम रही। साल 2021 में एक बार फिर से कविता रैना मामले को रीओपन करने की बात सामने आई, जिस पर संजय रैना ने इनकार कर दिया, क्योंकि उसका कहना है उसने पहले ही बहुत कुछ झेल लिया है। इन सब में उसकी मां का देहांत हो गया है, अब उसने दूसरी शादी की है, वो अपनी नई जिंदगी को शांति से गुजारना चाहता है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।